बच्चों, ये प्रश्न बैंक 21-22 सामाजिक विज्ञान क्लास 10th ये आपकी बोर्ड द्वारा जारी की गई है। इसमें है मैं आपको भूगोल के यानी ज्योग्राफी के जो प्रश्न बैंक है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ पहले 3 वीडियो में। उम्मीद है कि आपने वो देख लिए होंगे और उनको अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। आज हम इतिहास शुरू करेंगे, ठीक है। इतिहास है ये आपका अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये इसका ब्लूप्रिंट दिया हुआ है जो कि मैं आपको पहले भी ब्लूप्रिंट बता चुकी हूँ कि इसमें कितने कितने नंबर का आएगा। 2 प्रश्न आएंगे, एक 4 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, है ना, और अति लघु उत्तरी 2 नंबर के आएंगे और ये 1 नंबर का आएगा वस्तुनिष्ठ, है ना। तो अब हम पहले सही विकल्प पढ़ेंगे। पहला है फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? तो ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दीदरो ने। फिर तीसरा है आपका जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? जर्मनी कई भागों में विभाजित हो गया था, उसको एक किसने किया? बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया था तो वो थे फ्रेडरिक सारियो। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई? तो वो थे मारियान की। फिर प्रश्न नंबर 6, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? अपने यहाँ भी है जो जब आप न्यायालय की बात करते हैं तो ये न्याय की, इसलिए बोला जाता है ना कि आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो न्यायालय अंधा होता है, इसीलिए सबूतों की ज़रूरत पड़ती है ना। अब हैं आपके रिक्त स्थान। ये इतिहास में रिक्त स्थान इसी में दिए हुए हैं, 2-2 आपको ऑप्शन दिए हैं। अभी जो अपन ने वस्तुनिष्ठ पढ़े हैं उसमें 4-4 ऑप्शन थे और इसमें 2-2 ऑप्शन हैं, तो आपकी जो लिखने की गलतियां हैं वो नहीं होंगी, इसमें से देख करके आप लिख सकते हैं। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। कितने? 4 या 6? तो उन्होंने 4 बनाई थी। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन डैश में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो कब हुई? 1789, 1789। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर डैश संहिता के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन। क्या आएगा इसमें? नेपोलियन आएगा। नेपोलियन के नाम से जानी जाती है। फिर है आपका गालिशिया में कुलीनबर्ग भाषा बोलता था। कौन सी भाषा बोलता था? पोलिशी। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत कौन सा क्षेत्र बन गया था? बाल्कान क्षेत्र बन गया था। ये आपके रिक्त स्थान खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे सही जोड़ियां, है ना। सही जोड़ी बनाइए। पहला है नेपोलियन की पराजय। नेपोलियन की पराजय वाटरलू का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं आपको यहाँ पे मैंने नंबर भी डाल दिए हैं।
उसके बाद भी मैं आपको लाइन खींच के बता रही हूँ। 1815 ईस्वी में वाटरलू में हुए थे। वियना संधि का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? अमेरिका। ज्यूसेपे गैरिबाल्डी कौन थे ये थे नाविक भाई। ये जो अमेरिका की खोज, भारत की खोज उस समय जो की, बहुत बड़े बड़े नाविक थे। कोलंबस ने अमेरिका खोजा था, है ना। तो ये नाविक थे, बहुत कुशल नाविक हुआ करते थे। रक्त और लौह की नीति किसने चालू की थी? बिस्मार्क ने। मारियाना की प्रतिमाएं काय की प्रतीक हैं? किस चीज की हैं? राष्ट्रीय प्रतीक है। ये आपकी सही जोड़ी खत्म हो गई है। अब हम इसमें देखेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? जो स्टेट जनरल थी वहां की, उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ये उत्तर है, नेशनल असेंबली। 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में किसे दर्शाया गया था? नेपोलियन को। किसको दर्शाया गया था? नेपोलियन को। नेपोलियन ने इटली और हमला कब किया? नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? ये गलत प्रिंट है ना। पर हमला कब किया? 1797 में। कब किया था? 1797, 97 में किया था। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक किस देश से थे? किस देश से थे वो? जर्मनी से थे। किससे थे? जर्मनी से थे। लॉर्ड वायसराय कौन थे? अगला क्वेश्चन है आपका। लॉर्ड वायसराय अंग्रेज कवि थे। कौन थे? अंग्रेज कवि। मारियाना की प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई? सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी। ये मारियाना का जो प्रश्न है ये कई जगह आ चुका है, बस इसमें भी देखा भी आपने, और ये सही जोड़ी में भी अभी मैंने बताया है ना। और ये देखो वन वर्ड में भी आ गया, इसको अच्छे से पढ़ना। मारियाना की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई थी, जिससे सभी लोग उसको देख सके, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लगाई गई थी, इसलिए वो सार्वजनिक थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 1861 में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था? किसको किया गया था? एमेनुएल द्वितीय को। द्वितीय। जालबेराइन क्या था? जालबेराइन क्या था? यह एक शुल्क यानी कर शुल्क संघ था, जिसमें अधिकांश जर्मन राष्ट्र शामिल थे। जिसमें अधिकांश जर्मन राष्ट्र शामिल थे। अब हम पढ़ेंगे सत्य और असत्य बताइए।
वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। क्या ये सही है? हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। सही बात है। पहले जो राजा हुआ करते थे उनके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं रहता था। निरंकुश मतलब जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, किसी का दबाव ना हो, कोई बंधन ना हो। तो सही है, ये है सत्य। और 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बैठा था। ये असत्य है। फिर आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है। नहीं, ये असत्य है। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे। ये भी सत्य है। ये आपका पाठ खत्म हो गया, क्योंकि इसमें से सिर्फ आपका 2 ही मार्क्स का आना था, तो ऑब्जेक्टिव हैं। बड़े क्वेश्चन इसमें से नहीं आ रहे हैं। अब हम आगे का आपका स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद। इसमें से 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो इस तरीके से 6 नंबर का आना है। एक बड़ा आएगा 4 नंबर का और एक 2 नंबर का। इसमें पहले हम स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनिए। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? इसके 2 इस पेज पर हैं आंसर और 2 पीछे वाले उसमें चले गए हैं। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी, है ना। आगे और दिए हुए हैं पीछे 2, महर्षि अरविंद और वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न दूसरा है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922, 8 फरवरी 1924, 10 फरवरी 27, 30। देखो, चोरा चोरी घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और इस घटना के साथ में ही असहयोग आंदोलन खत्म करने की घोषणा गांधी जी ने कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर अहिंसा हो गई थी, तो इस वजह से खत्म कर दी थी। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? प्रश्न नंबर 3 का। तो ये हुआ था 1919 में, रोलेक्ट एक्ट, है ना। इसका भी बहुत विरोध हुआ था। जलियांवाला बाग इसका एक मुख्य कारण था। इसके विरोध में वहाँ सभा हुई थी, वो आगे अपन पढ़ेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 4। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1919 में। फिर प्रश्न नंबर 5। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? बताओ कौन सा दिया था? देखो, करो या मरो गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था? इसमें आएगा इंकलाब जिंदाबाद, है ना। फिर प्रश्न नंबर आपका 6। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग की घटना
कब हुई? बताओ कब हुई, सोचो जरा कब हुई। ये हुई थी 13 अप्रैल 1919, है ना। देखो सब जब आप ये सन याद करें ना, तो जो घटनाओं का क्रम है वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल हुई और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठे हुए थे, उसके विरोध में सभा आयोजित की गई थी, है ना। तो 13 अप्रैल। अब 1919 तो है सब बहुत सारी जगह पर, है ना, लेकिन ये जो डेट है ये मायने रख रही है। 5 फरवरी और 6 अप्रैल फिर 13 अप्रैल, ठीक है। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे थे? कहाँ पर पहुंचे थे? अहमदाबाद में। कहाँ पहुंचे थे? अहमदाबाद में। फिर आपका आगे है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? देखो अब इसमें 42 तो दिया हुआ है, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर, कब शुरू हुआ था? अगस्त में शुरू हुआ था, है ना। देखो भारत छोड़ो आंदोलन जब हमको आज़ादी मिली, ऐसा सोचो, इस आंदोलन के बाद ही वाकई हमको आज़ादी मिल गई थी, तो अगस्त 1942 में, ठीक है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? बताओ कब भारत आया था? उन्नीस सौ 28 में, ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध में ही विरोध प्रदर्शन में ही लाला लाजपत राय को चोटें आई थी और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। जब ये लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लाठीचार्ज कर दिया था गवर्नमेंट ने। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 में। फिर प्रश्न नंबर 11, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किए गए हमले में कौन घायल हुए थे? लाला लाजपत राय। कौन घायल हुए थे? मैंने अभी आपको बताया, लाला लाजपत राय। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। अब आपके ये प्रश्न हैं विश्लेषणात्मक, मतलब इनके हमको उत्तर लिखना है। इस पाठ में सत्य सत्य नहीं है, खाली स्थान नहीं है, सिर्फ टिक मार्क ही थे। अब हम ये उत्तर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? इसका उत्तर है आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी, क्योंकि औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। एकता में शक्ति होती है, इसलिए वो शासकों के खिलाफ एकजुट हो गए थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। पहले वो बिखरे बिखरे रहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लोग सबके साथ में कुछ ना कुछ गलत करते हैं, तो वो अलग अलग समूहों के होते हुए भी एक साथ आ गए थे। वियतनाम, चीन, बर्मा, भारत, लैटिन तथा अफ्रीकी देशों में
राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक शोषण के कारण प्रारंभ हुआ था। ये बात सही है कि वियतनाम, चीन, यहाँ पर जो आर्थिक शोषण हो रहा था उनके खिलाफ ये लोग इकट्ठे हो गए थे। इसमें राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण हुआ। उपनिवेशक देश उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकजुट हो गए। ये सारे देश इनके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। अब प्रश्न नंबर आपका 2। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 में मित्र राष्ट्रों में मतलब कौन कौन आ रहे थे, एक साथ लड़ रहे थे ये? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका। देखो बच्चों, अभी आजकल अमेरिका और रूस अलग अलग है, दो विरोधी गुटों में है, रूस और अमेरिका, है ना। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में इनको मित्र राष्ट्र कहा गया था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका एक साथ थे, तथा धुरी राष्ट्र दूसरी तरफ। इनके विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की और इटली, ये लोग अलग थे। इनको धुरी राष्ट्र कहा गया है। इस पर है ना क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे, धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे, या किस किस के खिलाफ, किस किस देश के खिलाफ अमेरिका या मित्र राष्ट्रों ने युद्ध किया था। ठीक है, तो धुरी राष्ट्रों के मध्य प्रारंभ हुआ। इसका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। देखो, युद्ध तो यूरोप में हुआ उधर, लेकिन इसका प्रभाव भारत की राजनीति पर भी पड़ा। भारतीयों का विश्व से संपर्क हुआ। इस युद्ध में सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। जब वे युद्ध क्षेत्र में गए तो वहां से मिले अनुभव का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास की भावना जागी। पहले तो वो सिर्फ भारत में ही रहते थे, भारत के लोगों को ही जानते थे, लेकिन जब वो दूसरे लोगों से मिले, उनके विचार जाने, तो भारत में भी युद्ध के बाद तेजी से आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। दूसरा, आर्थिक प्रभाव क्या हुआ? युद्ध के कारण ब्रिटेन का रक्षा व्यय बढ़ गया। इसे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्ज लिए और कर्ज को चुकाने के लिए भारतीयों पर सीमा शुल्क और अन्य कर बढ़ा दिए। ये एक बुरा प्रभाव था। फिर तीसरा है सांप्रदायिक एकता। खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जब गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, अली बंधुओं ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, लेकिन खलीफा टर्की के थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हो गया। कब हुआ? इसमें एक प्रश्न बन सकता है आपका, ऑब्जेक्टिव, खालिस्तान, सही गलत, के लखनऊ समझौता किस सन में हुआ? या 1916 में मुस्लिम लीग और हिंदुओं में कौन सा समझौता हुआ था? इस कारण भारत में सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार प्राप्त हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन का जनाधार बढ़ा। यानी जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो हम एक साथ होकर के लड़े थे। फिर प्राकृतिक संकट क्या था? 1918 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक सारे देश में अकाल, सूखा और बाढ़
के कारण भयंकर संकट का सामना करना पड़ रहा था। देखो अभी 1922 है ना, यानी 100 साल पहले भी भारत में बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली। जैसे अभी अपन लोग कोरोना की वजह से कितनी परेशानियां झेल रहे हैं ना, तो अकाल, सूखा और बाढ़ के कारण भयंकर संकट का सामना करना पड़ा था। चारों तरफ महामारी के कारण लोग मारे जा रहे थे। अंग्रेजी शासन ने इस संकट की स्थिति में कोई सहायता नहीं की, अतः उन्हें एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग दिया। उस समय जो गवर्नमेंट थी उसको लोगों की मदद करना चाहिए थी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये बात भारतीयों को अच्छी नहीं लगी और जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे और लोग एकजुट होने लगे। ये आपका प्रश्न 2 खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 3। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? और रॉलेट एक्ट क्या था ये हम देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उत्तर, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? इसका राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसे आतंकवादी अपराध नियम कहा जाता है। रॉलेट एक्ट में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत सी बातें शामिल थी। देखो क्या क्या थी। रॉलेट एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वह किसी भी राजनीतिक आंदोलन या सरकार के विरुद्ध किए गए किसी भी कार्य के लिए दमन चक्र चलाने में पूर्णतः स्वतंत्र है। मतलब ये कि जो यहाँ पर अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे उनको ये अधिकार दे दिया था कि भारत में अगर कोई भी राजनीतिक आंदोलन हो रहा है जो सरकार के खिलाफ हो, यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो, तो उनके खिलाफ दमन चक्र हम चला सकते हैं। अच्छा, इसकी एक और बुरी बात क्या थी? नंबर 2, सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। मतलब किसी को भी पकड़ा, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और उसको जेल में डाल दिया। तो ये तो बहुत ही गलत बात थी। इस वजह से भी रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था। तीसरा, मजिस्ट्रेटों द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस पर क्रांतिकारी होने का संदेह हो नज़रबंद किया जा सकता था। मतलब कोई सबूत हो ना हो, सिर्फ आपको शक हो गया है, संदेह हो गया है और उसको उनके नज़रबंद कर दिया। मतलब वो कहीं आ जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, है ना। तो ये 3 कारण थे इसका विरोध करने के लिए। मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ कि रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग रखा गया था, जो कि 13 अप्रैल को घटना हुई थी जलियांवाला बाग की। अब आपका आगे का क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? उत्तर, गांधी जी को असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस लेना पड़ा क्योंकि चौरी चौरा नामक स्थान पर, जो कि उत्तर प्रदेश में था, 5 फरवरी 1922 की घटना हुई। वहाँ पर क्या हुआ था कि एक चौकी, पुलिस चौकी के ऊपर लोगों ने, भीड़ ने आक्रमण कर दिया था और आग लगा दी थी। तो वहाँ पर कुछ लोग जिंदा ही जल के मर गए थे। 1922 की घटना के कारण गांधी जी को आंदोलन बंद करना पड़ा। चौरा चौरी के बाजार से गुजर रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गई थी और जनता ने आवेश में आकर थानेदार और कई सिपाहियों की हत्या कर दी थी और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस घटना के बाद इस आंदोलन ने अपना अहिंसात्मक रूप खो दिया था। जनता में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। आप सभी को पता है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि अब इस आंदोलन को आगे नहीं रखना है। अतः गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को पूर्णतः बंद कर दिया गया।
अगर गांधी जी उस समय बंद ना करते तो शायद हमें आज़ादी उसी समय मिल जाती, क्योंकि ये आंदोलन उस समय बहुत ज़्यादा तेजी से फैल गया था। गांधी जी स्वयं प्रायश्चित करने के लिए 5 दिनों के अनशन पर चले गए। सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी गई। अब आपका आगे का प्रश्न है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, अथवा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। मतलब ये कि जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, दमन कर रहा है, हमारे उत्पीड़न कर रहा है, जो हमारा शत्रु है, उसको ऐसा कर दो कि मतलब वो उसकी अंतर आत्मा हिल जाए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अनंततः सत्य की ही जीत होगी। गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में ये विचार थे। अब आपका प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा है साइमन कमीशन। अब पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। उत्तर, संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली। हमको अखबार के लिए रिपोर्ट लिखना है, इसलिए ऐसा आएगा, है ना। जैसे हम लेटर लिखते हैं किसी के लिए ना, तो ये संपादक आएगा, संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया। इसकी जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, दिल्ली, ठीक है। और नई दिल्ली के नीचे आएगा महोदय, है ना। आज 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की शाम को जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ, जिसने विश्व मानवता को शर्मिंदा कर दिया, इसमें एक तरफ सभ्य कहे जाने वाले अंग्रेजी सरकार थी और दूसरी तरफ आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय थे। यह घटना इस प्रकार घटी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। इसी समय आज 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में बैसाखी का दिन शांतिपूर्ण चल रही जनसभा पर अचानक जनरल डायर की सेना की टुकड़ी ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोली कांड में लगभग 400 लोग मारे गए तथा हजारों की संख्या में घायल हुए। इस घटना को लेकर सरकार के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा भड़क उठा है। अतः मेरा निवेदन है कि इस समाचार को अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापें, जिसमें संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष को इसकी जानकारी मिले तथा इस अमानवीय कृत्य के लिए जनरल डायर को दंडित किया जाए।
जय हिंद। भवदी का खगा मतलब किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये आपका अखबार के लिए रिपोर्ट थी जो जलियांवाला बाग पर तैयार की गई थी। अब दूसरी रिपोर्ट है आपकी साइमन कमीशन के ऊपर, है ना। तो ये आपका दूसरा साइमन कमीशन। संपादक उत्तर नवजागरण भोपाल महोदय। तीन फरवरी 1928 ईस्वी को इंग्लैंड की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था तथा उनके बारे में सुझाव देना है। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, जिसे काले झंडे दिखाकर इसका विरोध हो रहा है और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। साइमन विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक साम्राज्य, केंद्र में उत्तरदायी सरकार तथा वयस्क मताधिकार की मांग का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः ये रिपोर्ट भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस रिपोर्ट को आप अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापकर भारतीयों की भावनाओं पर आघात करने वाले अंग्रेजी सरकार की आलोचना करें। जय हिंद। भवदी का खगा। ये आपकी 2 रिपोर्ट थी जो कि मैंने आपको पढ़ के बता दी हैं। अब इसमें से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि साइमन कमीशन के विरोध में जो विरोध हो रहा था उसका नेतृत्व, विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय। ठीक है। और इसकी कमियां क्या थी ये तो इसमें बता ही दिया है। अब आपका आगे का प्रश्न है प्रश्न 7। इस अध्याय भारत में राष्ट्रवाद, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। जर्मेनिया कहाँ है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 2 देशों का बताया गया है कि भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद। भारत माता और जर्मेनिया की छवि की तुलना बताई गई है। भारत माता की छवि, इस छवि को अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया था। इसमें भारत माँ को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें एक हाथ में माला, एक में पुस्तक, एक में भोजन और एक में कपड़ा है जो ये भारतीयों को प्रदान कर रही हैं। भारत माता की दूसरी छवि में उनसे सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है, जिसके एक हाथ में त्रिशूल है जिस पर झंडा लहरा रहा है। वह हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं। ये दोनों पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। ये भारत माता की छवि दिखाई गई थी भारत में राष्ट्रवाद की। अब ये दूसरा है यूरोप में राष्ट्रवाद, जर्मेनिया की छवि। इस छवि को चित्रकार फिलिप बेट ने 1848 में बनाया था। इसमें जर्मेनिया को राइन नदी पर पहरा देते हुए दर्शाया गया है। और तीसरा पॉइंट है जर्मेनिया के हाथ में तलवार है जिस पर खुदा है कि
जर्मन तलवार, खुदा है मतलब उस पे लिखा हुआ है, गोद के लिखा गया है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। फिर आगे के पॉइंट हैं आपके भारत माता का। भारत माता की दोनों छवियों में शांत, गंभीर, आध्यात्मिक जैसी देवी गुणों को प्रकट हो रहे हैं। नंबर 5, भारत माता की छवि श्रद्धा तथा राष्ट्रवाद के प्रति आस्था की प्रतीक है, जबकि यूरोपवाद की क्या है? जर्मेनिया की छवि रौद्र यानी गुस्से में, रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता और देशभक्ति का प्रतीक है। जर्मेनिया की एक वीर, साहसी तथा देश की रक्षा करने वाली स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये आपका प्रश्न पूरा हो गया है। अब आगे का जो प्रश्न है वो हम पढ़ते हैं। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। अब आपका प्रश्न नंबर 8, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसमें क्या पूछ रहे हैं? वो सामाजिक समूह, ठीक है। राजनीतिक समूह अलग होते हैं, धार्मिक समूह अलग होते हैं, है ना। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में अनेक सामाजिक समूहों ने भाग लिया था, जिनमें से मुख्य सामाजिक समूह निम्नलिखित हैं, ठीक है। शहरी मध्यम वर्ग का समूह। मध्यम वर्ग कौन होते हैं? ना जो बहुत पैसे वाले होते हैं और ना ही जो बहुत ही गरीब होते हैं, ठीक, बीच में। शहरी मध्यम वर्ग ने गांधी जी के आह्वान पर मतलब कहने पर असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, जो विदेशों से सामान आता था, जो ब्रिटेन के द्वारा लाया जाता था, उसका बहिष्कार किया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। परिषद के चुनावों का बहिष्कार किया गया। मध्यम वर्ग में वकील, शिक्षक, डॉक्टर, क्लर्क आदि ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना प्रतिरोध व्यक्त किया, ठीक है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का समूह। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज्य की अवधारणा से प्रभावित होकर किसानों और मजदूरों ने भी अपना योगदान असहयोग आंदोलन में दिया। नंबर 3, जंगली क्षेत्रों के आदिवासी समूह। जो आदिवासी थे उन लोगों ने भी असहयोग आंदोलन की ज्वाला जंगली क्षेत्रों तक फैल चुकी थी। आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया। मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार के आदिवासियों ने अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर दिया था। नंबर 4, इसके अलावा विद्यार्थियों का समूह। विभिन्न राजनीतिक संगठन जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद, मुस्लिम लीग तथा ऐसे कई संगठनों ने असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। ये आपका प्रश्न नंबर 8 भी हो गया है। अब ये नमक, आगे का प्रश्न है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि
यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। प्रतिरोध मतलब विरोध करना है ना। उत्तर, नमक यात्रा। भारत को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। गांधी जी ने नंबर 1, गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगे रखी। कब लिखा था वायसराय इरविन को? ये डेट आप याद रखना, 31 जनवरी 1930 को। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक कर मतलब जो नमक बनता था उसके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया था। तीसरा, नमक का अमीर गरीब सभी उपयोग करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, मतलब अनिवार्य हिस्सा था। आज भी है वो तो, है ना। इसीलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। नंबर 4, गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं था, इसीलिए गांधी जी ने 78 विश्व स्तर वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी थी। नंबर 5, यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। 240 किलोमीटर दूर था, है ना। नंबर 5, महात्मा गांधी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज्य का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग ब्रिटिश सरकार की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें। अवज्ञा मतलब विरोध करें, है ना, यानी अंग्रेजों का कहना ना माने। ये प्रश्न नंबर 9 भी आपका खत्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10। कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। ठीक है, देखते हैं उत्तर। सिविल नाफरमानी मतलब बात ना मानना। आंदोलन में स्त्रियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों स्त्रियां उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, मतलब उनका विरोध किया। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसानों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। मैंने इस आंदोलन के दौरान अनुभव किया कि गांधी जी के आह्वान के बाद महिलाओं को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। प्रश्न नंबर 11। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? उत्तर, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर निम्नलिखित कारणों से बटे हुए थे।
नंबर 1, कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। नंबर 2, अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एवं एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। नंबर 4, 1920 ईस्वी में दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला बढ़ता गया। 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचन की जरूरत पर एक बार जोर दिया। नंबर 6, मुस्लिम लोग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि केंद्रीय सभा तथा मुस्लिम बहुल राज्यों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए तो पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ सकते हैं। ये आपका एक पूरा चैप्टर है, जो है 2 चैप्टर मैंने इतिहास के इस पृष्ठ बैंक में कवर कर दिए हैं। अब हम अध्याय 3 अगले उसमें वीडियो में बनाएंगे। जब तक आप इसको पढ़ना अच्छे से, और इस वीडियो के साथ में मैं आपको एक बात और बताऊं कि इसमें आपको डेली डे एकेडमी में जो वीडियो डले हुए हैं वो आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, बड़ी क्लास के, छोटी क्लास के, और सभी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, इंग्लिश। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाएंगे।